हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बहुत अच्छी स्टडी चल रही होगी। बहुत पॉजिटिवली और बहुत कंटिन्यूअसली आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे। और दोस्तों इसी प्रकार अपना रिवीजन करते रहिए, बहुत जल्द आप सफल होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, किस टिहरी नरेश द्वारा टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई? ऑप्शन है आपकी कीर्ति शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह या फिर नरेंद्र शाह। अपने माइंड में ज़रूर आंसर दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। इसका आंसर है दोस्तों आपका प्रताप शाह। देखिए दोस्तों, प्रताप शाह द्वारा टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पौड़ी जेल की स्थापना हुई 1816 में, 1819 में, 1821 में, 1825 में। उम्मीद है अभी तक आपने अपना आंसर अपने माइंड में दे दिया होगा और लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर भी बताएंगे कमेंट में। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आप स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों, पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी आपकी 1821 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 1821 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस कुमाऊं कमिश्नर ने प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की शुरुआत की थी? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति रामजे ने, बैटन ने, गोबान ने या फिर पर्सी विंडम ने। उम्मीद है आपने अभी इसका आंसर दे दिया होगा अपने माइंड में। तो देखिए दोस्तों, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति जो शुरुआत की थी ये की थी बैटन ने। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं, हैलिट बैटन के कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है उत्तराखंड में। तो कमिश्नर जो बैटन थे, इन्होंने प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति शुरू की थी अपने समय में। ठीक है, अब जब कोई भी प्रशासक है वह अच्छी क्वालिटी वाला प्रशासनिक काम करेगा तो ऑब्वियसली उसका प्रशासन बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए बैटन के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर था ये और इसी के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है उत्तराखंड में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई है। कुल पूछा जा रहा है दोस्तों, कुल 625 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड से नेपाल और चाइना है जो ये संयुक्त रूप से इनकी जो सीमा लगती है यह लगभग है आपकी 625 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जिसमें चीन के साथ हमारी सीमा लगती है दोस्तों, चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है यह है हमारी 350 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 350 किलोमीटर। और जो नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है, जो नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है दोस्तों, वो है हमारी 275 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है 1.96%, 1.69%, 2.96% या फिर 2.69%। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का है आपका 1.69%। ये आपका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जीत बहादुर गुरंग शहीद हुए थे 1994 में, 1995 में, 1996 में या फिर निम्न में से कोई नहीं। इसका आंसर भी आप अपने माइंड में ज़रूर दीजिएगा और लास्ट में मुझे आप स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, जो जीत बहादुर गुरंग थे ये 1994 में, ठीक है, 8 अगस्त 1994 में पौड़ी में, जो पौड़ी में आंदोलन हुआ था, पौड़ी में शहीद हुए थे। ठीक है, जीत बहादुर गुरंग। और उस समय के जो जितने भी ये आंदोलन हुए थे, जैसे मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड, ये सब थे, मुजफ्फरनगर कांड हुआ था जो, और ये पौड़ी में जो शहीद हुए थे, ये सभी पृथक राज्य आंदोलन की मांग हेतु हुए थे। ठीक है, पृथक राज्य आंदोलन कर रहे थे ये और उसी बीच ये शहीद हुए थे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट नाम है जीत बहादुर गुरंग। और कब शहीद हुए थे? 1994 में। ठीक है, 8 अगस्त
8 अगस्त 1994 में। और किस स्थान पे? पौड़ी में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर, 850 से 1350 फीट, 700 से 1200 फीट, 850 से 1350 मीटर। तो देखिए दोस्तों, जो राज्य में शिवालिक श्रेणी है इसकी जो औसत ऊंचाई है हमारे उत्तराखंड में, यह है हमारी 700 से 1200 मीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भागीरथी व केदार गंगा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? भागीरथी व केदार गंगा नदियों का संगम गंगोत्री में, लंका नामक स्थान पर, पेखंडा में, या फिर गौमुख में। तो देखिए दोस्तों, भागीरथी और केदार गंगा का संगम होता है आपका गंगोत्री में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, लाल, काली व सफेद मछलियों वाला बधानी ताल स्थित है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, या फिर उत्तरकाशी में। तो देखिए दोस्तों, बधानी ताल है जो आपका, ये आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, त्रिजुगी नारायण जो मंदिर है, त्रिजुगी नारायण मंदिर, उसी के समीप है आपका बधानी ताल। ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, तप्त कुंड स्थित है केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, यमुनोत्री में, या फिर गंगोत्री में? इसका आंसर भी आप अपने माइंड में दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ और जब मैं उन्हें पढ़ रही हूँ तो उस बीच आपको आपके माइंड में ही आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, इससे रिवीजन होगा आपका। तो देखिए दोस्तों, तप्त कुंड है आपका बद्रीनाथ चमोली में। ठीक है दोस्तों, बद्रीनाथ चमोली में आपका तप्त कुंड स्थित है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रदेश में कुल उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान स्थित हैं? कितने हैं? 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, या फिर 1 है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों 1। प्रदेश में कुल उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान स्थित हैं 1, और वह है आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल। ठीक है दोस्तों, नैनीताल में है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में टिन मिलता है चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, या फिर टिहरी में? तो देखिए दोस्तों, राज्य में टिन मिलता है आपका चमोली जनपद में। ठीक है दोस्तों, चमोली जनपद में आपका टिन मिलता है। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई है 3680 मीटर, 3680 फीट, 4080 मीटर, 4080 फीट। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है आपका? तुंगनाथ। ठीक है, तुंगनाथ, जहाँ पे भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। तो अब ये सब उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों आपका 3680 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है तुंगनाथ की? 3680 मीटर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पवल्या धारण किया जाता है पैर की उंगली में, माथे पर, गले में, या फिर कमर में? तो देखिए दोस्तों, पवल्या है जो, यह है हमारा जो स्त्रियां पहनती हैं, बिछुआ कहते हैं ना, बिछुआ जो पैर की उंगलियों में धारण किया जाता है, तो पवल्या हमारा वही है। तो ये पैर की उंगली में धारण किया जाता है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है सतपुली में, चंबा में, श्रीनगर में, या फिर देवप्रयाग में? तो देखिए दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी जो मेला लगता है आपका, ये लगता है श्रीनगर में। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, शिव प्रसाद डबराल ने मलारी के शवाधानों की तुलना कहाँ की समाधियों से की है? सन्नड़ा की, बसेड़ी की, लिप्पा की, या फिर पाकिस्तान की? तो ये देखिए दोस्तों, शिव प्रसाद डबराल ने मलारी के जो शवाधान मिले थे उनकी तुलना की है
हिमाचल प्रदेश के लिप्पा के शवाधानों से। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, क्या हुआ ना 1948 में जो राहुल सांकृत्यायन हैं, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिप्पा नामक स्थान पर क्या किया, कुछ समाधियों की खोज की। ठीक है, कुछ समाधियों की खोज की। तो शिव प्रसाद डबराल ने जो मल्लारी में जो शवाधान मिले थे, मल्लारी में कैसे शवाधान मिले थे दोस्तों, पहाड़ी को काट कर शवाधान बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक पहाड़ी थी, उसको काट कर वहाँ पे शवाधान बनाया गया था। तो जब शिव प्रसाद डबराल ने देखे और उसके बाद मल्लारी के शवाधान देखे, उसके बाद मल्लारी के शवाधानों की तुलना उन्होंने लिप्पा के शवाधानों से की, जो कि आपका कहाँ है, प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जीवनगढ़ में आरपी शर्मा द्वारा उत्खनन करने पर ईंटों का एक चबूतरा मिला था। वह स्थान है आपका चमोली में, नैनीताल में, देहरादून में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यह स्थान है आपका देहरादून में। ठीक है दोस्तों, देहरादून में जीवनगढ़ में आरपी शर्मा ने उत्खनन किया था और उन्हें ईंटों का एक चबूतरा मिला था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि किस स्थान से काले रंग में शंख लिपि का लेख मिला है? ठडुंगा से, पुरौला से, फलसीमा से, या फिर गागरी गोल से? तो देखिए दोस्तों, काले रंग में जो शंख लिपि का लेख मिला है हमें, ये मिला है हमें पुरौला उत्तरकाशी से। ठीक है दोस्तों, पुरौला उत्तरकाशी से काले रंग में शंख लिपि का लेख मिला है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मूर्ति पीठिका लेख निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं? देवलगढ़ से, कुलसारी से, दोनों से, या फिर बाड़ाहाट से? तो देखिए दोस्तों, देवलगढ़ और कुलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दोनों। इन दोनों से मिले हैं मूर्ति पीठिका लेख, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये आपके हैं चमोली में, चमोली जनपद में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, दून से प्राप्त भद्रमित्र की मृण मुद्राओं की लिपि अनुमानित है? दून से मतलब देहरादून से प्राप्त भद्रमित्र की मृण मुद्राओं की लिपि अनुमानित है मौर्यकालीन, शुंगकालीन, यौधेय कालीन, या फिर कुषाण कालीन? तो देखिए दोस्तों, भद्रमित्र की मृण मुद्राएं मिली हैं देहरादून से, और इनमें जो लिपि अंकित की गई है वह शुंगकालीन मानी गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड का पोर्शन था आज का, और अब हम थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका हिंदी का, सूरदास की भाषा थी ब्रज, अवधी, संस्कृत, या फिर हिंदी? तो देखिए दोस्तों, सूरदास ब्रज भाषा के काफी महान कवि थे। ठीक है, तो इनकी भाषा थी आपकी ब्रज। अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टछाप का संबंध है निर्गुण भक्ति से, श्री राम से, श्री कृष्ण से, या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, अष्टछाप का संबंध है आपका श्री कृष्ण से, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित वाक्य में अलंकार है विभावना अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, या फिर उपमा अलंकार? तो देखिए दोस्तों, इस वाक्य में आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है दोस्तों, श्लेष का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे एक शब्द से मतलब एक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, एक शब्द एक ही बार यूज हो रहा है, पर किंतु वो क्या कर रहा है, कई अर्थ दे रहा है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें है, इसमें हम देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। भूषण बिनु न विराजिए। देखिए दोस्तों, भूषण मतलब साज सज्जा। ठीक है, साज सज्जा का सामान। भूषण बिनु न विराजिए मतलब बिना भूषण के अच्छा नहीं लगता क्या? कविता, एक तो कविता में अलंकार युक्त मतलब अलंकार का प्रयोग करते हैं ना, तो अलंकार को भी हम भूषण मानते हैं। वो हमारे शब्द वाले आभूषण होते हैं। कविता है जो हमारा कोई भी काव्य है, उसकी सुंदरता किससे निखरती है? अलंकार से। ठीक है, तो अलंकार से। तो वही कह रहे हैं
कि भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता। वनिता मीन्स होता है स्त्री। स्त्री, अब स्त्री बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और मित्र मीन्स होता है आपका मित्र। मित्र, तो देखिए भूषण का अर्थ यहाँ पे तीन लोगों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित्र। मित्र मतलब मित्र। तो एक ही शब्द से तीन अर्थ यहाँ पे चिपके हुए हैं, इसीलिए इसे श्लेष अलंकार कहा गया है, ठीक है दोस्तों। श्लेष मीन्स क्या होता है? चिपकना। श्लेष मीन्स क्या होता है दोस्तों? चिपकना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से पश्च स्वर नहीं है, उ, आ, ओ या फिर औ। तो देखिए दोस्तों, औ आपका पश्च स्वर नहीं है, बाकी उ, आ, ओ ये आपके पश्च स्वर हैं। देखिए दोस्तों, पश्च स्वर देख लेते हैं एक बार। पश्च स्वर, पश्च स्वर ये जिह्वा के उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो देखिए दोस्तों, पश्च स्वर में है आपके उ, बड़ा उ, ओ, आउ और आ। ये आपके पश्च स्वर हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और देखते हैं हम, जो अ है ये आपका मध्य स्वर है। मध्य स्वर, और ये एकमात्र है, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अ क्या है? एक मध्य स्वर है। अगला है दोस्तों आपका अग्र स्वर। अग्र स्वर हैं आपके 4, और वो कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। ये हम पिछले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं अग्र स्वर, ठीक है दोस्तों। तो हमने अग्र स्वर पढ़ लिया, हमने पश्च स्वर पढ़ लिया और हमने मध्य स्वर पढ़ लिया। मध्य स्वर पढ़ लिया, और वो भी एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। यही तो मेरी कोशिश है दोस्तों कि छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको थोड़ा बड़ा रिवीजन किया जाए और थोड़ा बेस से आपका क्लियर हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में द्विगुण व्यंजन है। ड, सॉरी इसको, हाँ, ड़, ड, अंगों या फिर नौ। तो देखिए दोस्तों, आपका ड है जो, ये आपका द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। द्विगुण व्यंजन आपके दो हैं, एक है ड और एक है ढ। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है ना कि क्या डिफरेंस है इसमें, इसमें और इसमें। तो देखिए दोस्तों, समझाती हूँ आपको। जैसे हम सड़क यूज करते हैं ना, सड़क, ड़, सड़क, ड़, ड यूज हो रहा है, ड यूज नहीं हो रहा ना, सड़क। ड से क्या होता है? डमरू होता है। तो सड़क यूज नहीं कर रहे, हम सड़क यूज कर रहे हैं। तो ये ड के नीचे जो बिंदा होता है, मतलब ये आपका द्विगुण व्यंजन है, और एक आपका ढ है, ठीक है, ढ। तो ये ड़ ढ आपके क्या है? द्विगुण व्यंजन है। इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, ड़ और फिर ढ। ये आपके द्विगुण व्यंजन, या फिर इन्हें उच्चिप्त व्यंजन भी कहते हैं और ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये आपका ड है, ड से डमरू होता है। और ये आपका अंगों है, क ख ग घ ङ ये वाला। और ये आपका नौ है। ये तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, द्विगुण व्यंजन को ध्यान रखेंगे, कौन कौन से हैं? ड़ और ये कॉमा है यहाँ, ढ। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही आप अपना स्कोर बताइएगा। स्कोर बताइएगा कमेंट में कि आपका स्कोर रहा कितना। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मेरे प्रश्न किस लेवल के बन रहे हैं, और आपको मतलब कितने प्रश्न आपको हार्ड लग रहे हैं या लग रहे भी नहीं हैं। तो इस प्रकार आप मुझे स्कोर बताइएगा कमेंट में ज़रूर, आपको कितने क्वेश्चंस आए इसमें से। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।